बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान साहब के वकील ने और फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिन्हें बनाया गया था सलमान सफदर को, वो रिपोर्ट की तफसीलात अब सामने आ गई। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पहले से लीक हो गई थी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी जर्नैलों के पास और हुक्मरानों के पास ये रिपोर्ट पहले से मौजूद थी। इमरान खान साहब की फैमिली को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाद में ये चीजें उनके सामने आई हैं। तो नंबर एक तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की आंख की सूरत हाल क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। और जेल इंतजामिया का रवैया क्या रहा, अदालत ने क्या हुक्म दिया, और इमरान खान साहब का एक जुमला सबको खा गया। ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनकी जो आंख की सूरत हाल है उस हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं, ये है कि इमरान खान साहब ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का मसला शुरू हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम, एक्सटेंशन, इस्तना और ये सारी चीजें चल रही थी। इमरान खान को DGISPR ज़हनी मरीज कह रहे थे। यह वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान अपनी आंख के मसले से दो चार थे और उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जेलर को, जो गफूर अंजुम है, उसे कई मरतबा इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, उससे मिलकर कहा कि जनाब मेरी आंख की बिनाई खत्म हो रही है, मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जो ड्रॉप्स मुझे दिए जा रहे हैं डॉक्टर की जानिब से वो काम नहीं कर रहे। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की दाईं आंख की बिनाई खत्म हो गई। जेल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे डॉक्टर बुलवाए गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा सीरियस इशू है। और फिर वही बीमारी निकली जिसको असदुल्ला खान ने रिपोर्ट किया था। अब इस संगीन इशू के बाद इमरान खान साहब को कहा गया जनाब आपको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका एक इलाज होता है, इंजेक्शन लगाना है, तो आप इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपकी आंख ठीक हो सकती है। इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जो आंख जिसकी बिनाई खत्म हो गई थी, उस आंख की बिनाई को वापस लाने के लिए इंजेक्शन जो लगाया गया, सिर्फ 15% उनकी बिनाई वापस आई। यह जुल्म इमरान खान के साथ किया गया। वो बार बार बताता रहा कि यह संजीदा मसला है, मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे अब नजर नहीं आ रहा है इस आंख से, इस बात का ख्याल कीजिए। लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया। 10-10 कैमरे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। ये जर्नैल जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, हुक्मरान भी जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये खिलवाड़ करते रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन इन्हें तो मकबूलियत से लेने देना कुछ नहीं है। ये तो हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम प्यार करती है। इमरान खान शिकायत करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जब उसकी आंख की बिनाई खत्म हो गई तो फिर ले जाया गया और ले जाकर इमरान खान साहब की आंख के अंदर एक इंजेक्शन लगा के बहाल करने की कोशिश की गई, जो सिर्फ 15% बहाल हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को बताया। सारे लोग जेल का जो जेलर है उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मोरा है बेचारा, वो तो उन बेशर्मों में से एक बेशर्म है जो आपको पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर मिल जाते हैं। हर जगह पे मोरे मौजूद है। इनको इस्तेमाल करने वाले जो है ना, वो है असल कौम के मुजरिम, जो इन मोरों को अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवाम को और आवाम की राय को कुचलने के लिए इन मोरों को इस्तेमाल करते हैं। असल मुजरिम वो लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का रवैया क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का आपने देख लिया। DGISPR जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे, उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही DGISPR सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आम सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आम सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये DGISPR हैं जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। DGISPR तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है। ये इस मर्तबा DGISPR ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं। ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ
तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ और हम यहां जेल में बंद हुए तो इसके लिए जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। तो नाजरीन, हुकूमत का रवैया तो ऐसे था जैसे हुआ ही कुछ नहीं होगा, मामूली प्रॉब्लम था, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, लेकर आए जनाब, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म हो गई। हुकूमत तो इसको ऐसे कर रही थी। ये तो फंसे तब जब ये मामला बाहर निकला। असदुल्ला खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये खबर ब्रेक की और तब ये मामला बाहर निकलता है और रोला पड़ता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। जब शोर मचता है तो पता चलता है कि जनाब इमरान खान की एक आंख के अंदर इशू चल रहा है। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि इतना सीरियस इशू है। ये आज पहली मर्तबा सबको पता चला है कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया है। और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, मसला ही कोई नहीं है। ये सारे लोग ये कहते, इनके टाउट्स और इनके जर खरीद गुलाम है, वो मीडिया वाले भी ये कहते हो ये सबके साथ होता है, ये क्या मसला है। और भाई वो सीरियस इशू था, उनकी आंख के अंदर पूरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है। और उन्होंने बताया कि एक मरतबा उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको 15% रिवाइव किया है सिर्फ। ये जनाब इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। जो गुजारिशात की गई, ये इमरान खान ने कोई गुजारिश नहीं की इनमें से। इमरान खान का जो वकील है, जिसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को, उन्होंने जो गुजारिशात की, उन्होंने कहा जी वकीलों की तो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं। अदालत ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को किताबें तो मुहैया करें, वहां जो टीवी है वो भी खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बताया गया जी वहां पे एक गद्दा है, एक टेबल है, एक चेयर है और एक टीवी है जो खराब हो चुका है और मच्छर और हशरात जो हैं वो जेल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब यहां सफाई का इंतजाम ठीक है, एक बंदा भी मुझे दिया हुआ है मुशक्कती, और ये यहां मेरी हेल्प करता है चीजें ठीक करने में, काम शाम करने में। और ये नहीं वो ये कहते हैं कि कैमरे मुझे हर वक्त देखते रहते हैं, बल्कि एक कैमरा तो ऐसा है जो मुझे जहां पे मैं वॉशरूम वाली साइड है वहां तक भी वो कैमरा जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक कौमी सतह के लीडर को जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसने कभी एक टके की, एक धेले की करप्शन नहीं की, इस लेवल के आदमी को सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नैल की वो मुजामत कर रहा है और वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है, या वो कहता है कि हकीकी तौर पे हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान के फैसले खुद करेंगे। यही मामला है ना, और तो कुछ नहीं है। खानदान से मुलाकात का मामला आया तो चीफ जस्टिस ने वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए, कोई ऑर्डर नहीं दिया इसके बारे में। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स में है। वो ये कहते हैं जनाब कि नीचे अदालत में, भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक है उसके अंदर आप नहीं देखते कि कौन सी अदालत में मामला चल रहा है, आप अपना हुक्म जारी करते हैं कि यार इंसानी हकूक है मुहैया करो, लेकिन नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने यह शिकायत की है कि मच्छर और हशरात आ जाते हैं जेल के अंदर, उसका भी कोई बंदोबस्त किया जाए। अदालत ने ऑर्डर दिया कि 96 घंटे के अंदर अंदर 96 घंटे के अंदर अंदर, यानी ये 4 दिन बन जाते हैं। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो अदादो शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। तो हुकूमती जराए अलग हैं, पुलिस के जराए अलग हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे पीटीआई के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल पीएमएलएन के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे पीटीआई के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा करने एक जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने करके दिखाया। और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है,
लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गया तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाएं, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए। हो सकता है शरारत कर रहे हो, लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इस पे फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखिए ना, फजलुर रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजलुर रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजलुर रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजलुर रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया, जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे ला के इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीजा मिल जाता था और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, इसे मैं डोरेमोन कहता था। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स, मैंने डोरेमोन बताया था, एक ब्यूरोक्रेट का नाम जिसने बुज़दार के दौर में तबाही फेरी हुई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपया अपनी बेटियों की शादियों पर सिर्फ सलामियां वसूल कर चुका है। अब 4 अरब की सलामी तो नहीं देता ना कोई 100, 550, 5,000, 10,000 इतनी सलामी होती है, सजा क्या होती है। ये तो एक वैसे ही खुशी के लिए एक छोटी सी रकम होती है। अब इसमें 4 अरब तो कोई नहीं देता ना, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका है। 4 अरब की सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सियासतदान इनका बचा खुचा खाते हैं।
ये ब्यूरोक्रेट इतना ज्यादा खाते हैं कि जो बच जाता है वो सियासतदान खाते हैं और चवले मारते हैं। ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात मैं बता दूं कि यहां जो मशहूर है ना पाकिस्तान में एक चीज, वो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रीम है ना वो एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है। उसके बाद जो उसके नीचे बाकी बचा हुआ दूध है वो ब्यूरोक्रेसी पी जाती है। और फिर सियासतदान कहते हैं जो हांडी में लगा हुआ थोड़ा बहुत साइडों पे कुछ बचा कुचा होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है और सियासतदान फिर मुंह काला कर लेते हैं वो खा के। हालांकि जो सियासतदान है ये इलेक्शन लड़के आते हैं, इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरी रियासत को चलाने के लिए एक निगरान के तौर पे आते हैं अवाम की जानिब से। इनके पास इख्तियार होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालें और सियासतदानों को सीधे रास्ते पे लगाएं। इनके पास ये मैंडेट होता है या इख्तियार होता है कि ये नकेल डालें एस्टेब्लिशमेंट को और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सीधे रास्ते पे लगाएं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के पीछे चल जाते हैं उनका बच्चा कुचा खाने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये गंद आप लोगों ने मारा है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में खड़ा हुआ तो आप और आप जैसे लोग सामने आ गए और उन्होंने सहूलतकारी की, जिसके नतीजे में ये ब्यूरोक्रेसी का गंद और एस्टेब्लिशमेंट की गलत रविश आज तक पाकिस्तान में चल रही है। ये सिलसिला रुका नहीं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान ने नामजद किया, उसकी जानिब से खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया है। और अमेरिकी सदर ने सहाफी की जानिब से सवाल हुआ कि गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुताल्लिक आप क्या कहेंगे और कि इनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ये ज्यादातर इसराइल पर मुनहसिर होगा, यानी ये इसराइल करेगा। अब आप अंदाजा करें, इसराइल जो है वो फैसला करेगा गजा के साथ क्या करना है, और इसराइल तो फैसला कर चुका है। वहां खबरें छप चुकी हैं पहले ही और बाकायदा इसराइल ने एक पूरा मैप जारी किया कि वो पूरे गजा पे कंट्रोल करेंगे, कब्जा करेंगे।